क्या हुआ? गेट लगा दूँ? आ गए सभी, आ गए या और बाकी हैं अभी? आ गए? गुड मॉर्निंग। कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था कल? मस्जिदें और महल। किसने याद कर ली सारी? सभी को याद है? चलो फिर तो काफी अच्छा है ये। फिर तो आज ही टेस्ट ले लेते हैं कल वाले टॉपिक का। ले लें? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पड़ी थी? और ख्वाजा फखरुद्दीन की? अजमेर, सरवार। ठीक है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पड़ी थी? बांसवाड़ा। और अब्दुल्ला खां की? अजमेर। मीठे शाह की दरगाह? हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह? इनका जो उर्स बढ़ता है उसका क्या नाम है? तारिकीन उर्स कहा जाता है। नरहर पीर कहाँ पर है? झुंझुनू। उर्स कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। भूरे खां की मजार और शेर खां की मजार? बटनेर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह? मलिक शाह की? दीवान शाह की? और चलफिर शाह की? चलफिर शाह चित्तौड़गढ़। और इनके बाद आपने कुछ महल पढ़े थे, सुनहरी कोठी, निर्माता इब्राहिम अली, काफी इंपॉर्टेंट है सुनहरी कोठी। ठीक है। इसके बाद राजस्थान का नया टॉपिक हम आज का पढ़ेंगे, राजस्थान की डाल लो, सब एडिंग डाल लो। अब आपके जो छोटे छोटे टॉपिक बचे यहाँ से जितने, क्या हुआ? हाँ, राजस्थान की हवेलियां ऊपर लिख दिया मैंने बोर्ड पे, देखो। राजस्थान की हवेलियां। क्या होती है हवेलियां? क्या होती है? हवेलियां हवेलियां होती है, यही होती है। राजस्थान में जितनी भी आप हवेलियां पढ़ते हो, अधिकतर हवेलियां शेखावाटी या फिर आप सीधा सा ऐसा बोल सकते हो पश्चिमी राजस्थान में बनी हुई है, जिसमें आपके पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से तो मारवाड़ आ गया और एक शेखावाटी आ गई। ठीक है। आप मारवाड़ में भी जैसलमेर का इलाका, पूरा जैसलमेर और आपके बीकानेर और जोधपुर, ये तीनों आ गए। और शेखावाटी में आपके चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया और सीकर आ गया। तो राजस्थान की जितनी भी महत्वपूर्ण हवेलियां हैं उनका निर्माण राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके इन्हीं हवेलियों में से पूछे जाते हैं। अब सब हवेलियों की अलग अलग विशेषताएं, जैसे शेखावाटी की हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र मैंने उस दिन आपको बताए थे जो दीवारों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। और उसी की जगह आप मारवाड़, जिसमें जोधपुर आ गया, जैसलमेर और बीकानेर की हवेलियां जब आप पढ़ते हो तो वो अपनी कलाकारी के लिए, मतलब अलग अलग डिजाइन जिनके ऊपर होती है उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक एक करके आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लोगे। जैसे पहले जैसलमेर की पढ़ लोगे, जैसलमेर में 4-5 जो भी महत्वपूर्ण हवेलियां उनको पढ़ लोगे। उसके बाद जोधपुर की, बीकानेर की, शेखावाटी की, और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के अलावा जैसे आपके टोंक आप पढ़ते हो, उदयपुर पढ़ते हो, अजमेर आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे एक एक हवेलियां जो महत्वपूर्ण है जहां से आपके सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। आई बात समझ में आपको? और राजस्थान में अधिकतर हवेलियों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? सेठों के द्वारा। सेठ और साहूकार जो होते थे, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास होता था, बिजनेस धंधा वही करते थे, व्यापार वही करते थे, तो उन पैसों से उन्होंने क्या बनाने लग गए? हवेलियां। ठीक है। सबसे पहले आप लिखना जैसलमेर की हवेलियां।
किसी को ध्यान है हवेलियां कौन कौन सी जैसलमेर में? सबसे पहले एक पटुओं की हवेली, और एक ही पता है? चलो बाकी की मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको जो पता है वही लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहली हवेली कौन सी है? पटुओं की हवेली। दो तीन ऐसी हवेलियां हैं जिनके आप निर्माता के नाम भी याद रखने जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है, जो आपने नाम बोला है, कौन सा? पटुओं की हवेली। इसके निर्माता कौन थे? एक सेठ थे जिनका क्या नाम था? गुमानचंद बाफना। तो आप सबसे पहले जैसलमेर लिखा, जैसलमेर में फर्स्ट हवेली आप कौन सी पढ़ रहे हो? पटुओं की हवेली। इसके निर्माता का नाम लिख लेना, सेठ गुमानचंद बाफना। क्या हुआ? लिख लिया? लिखो फटाफट से इनका नाम, और आपको फोटो भी दिखा देते हैं इनकी। ये हवेली है ना, कौन सी हवेली है ये? पटुओं की हवेली। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कितने मंजिल है इस हवेली में? तो एक कितनी मंजिला इमारत है? लिख लेना इसमें, यह 5 मंजिला हवेली है। 5 मंजिला। इस हवेली में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। अच्छा, गिनने लग गई क्या? गिनने की जरूरत नहीं है आपको, बस किताबों में याद रख लेना कितनी मंजिला है। और वैसे मंजिल कोई पूछेगा भी नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर। और कभी अगर निर्माता का नाम पूछ ले तो गुमानचंद बाफना। ठीक है। इनके बाद जैसलमेर की एक और महत्वपूर्ण हवेली सालिम सिंह की हवेली। लिखो, एक और दूसरी हवेली लिखो, सालिम सिंह की हवेली। नाम भी पता होगा आपको, निर्माता कौन होंगे इसके? तो जैसलमेर राज्य के एक दीवान थे। दीवान का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, क्या होता है? जो प्रधानमंत्री जो हुआ करता था उस समय रियासत का, उसे आप क्या बोलते थे? दीवान। तो जैसलमेर राज्य के एक दीवान हुए जिनका क्या नाम था? सालिम सिंह। इनके द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया। तो अगली लाइन में लिखना, जैसलमेर राज्य के दीवान सालिम सिंह द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया। जैसलमेर राज्य के दीवान, जैसलमेर राज्य के दीवान सालिम सिंह कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा सर जैसलमेर जिला है अभी, क्योंकि ये जिस समय निर्माण करवाया गया उस समय जैसलमेर राज्य हुआ करता था। जैसे जो आप रियासतें पढ़ रहे हो ना, जयपुर रियासत पढ़ ली तो जयपुर राज्य हो गया उनके लिए। तो जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया। ये जो हवेली देख रहे हो ये किनकी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली। देख लो आराम से, देख ली। अब इनके बाद तीसरी जैसलमेर की महत्वपूर्ण हवेली नथमल की और एक चीज और आपको ध्यान रखना, राजस्थान में जितनी भी हवेलियां बनी है वो 17वीं से 18वीं सदी के
मध्य बनी है। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है ना। उसी प्रकार 17वीं से 18वीं सदी के बीच में ही राजस्थान में अधिकतर हवेलियों का निर्माण हुआ है। नथमल की हवेली लिखो। ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये कौन सी हवेली आ गई? नथमल की हवेली। और इस हवेली के जो शिल्पकार थे उनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके दो शिल्पकार, दो भाई थे जिनका नाम था हाथी व लालू। तो इस हवेली के शिल्पकारों के नाम लिखो। दोनों भाई थे ये। जिसे ताजमहल के लिए कहा जाता है ना कि जो शाहजहां थे उसने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि उसी प्रकार की इमारत भविष्य में कभी बन ना सके। उसी प्रकार हाथी और लालू इन्होंने भी यही सोचा था कि हम जो इसमें जो भी डिजाइन, जो भी इन्होंने कलाकारी करी है, वो इस इमारत के अलावा और किसी, इसके बाद इन्होंने जो भी इमारत बनाई है उस किसी भी इमारत में ऐसी डिजाइन नहीं करी। इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन आप याद रख लेना। नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। और इसके जो शिल्पकार हैं वो दो भाई थे, हाथी और लालू। ठीक है। इसके बाद जैसलमेर की एक और हवेली आप याद रखना, कुलधरा। कुलधरा गांव का नाम ध्यान है आपको? पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित ये गांव। तो कुलधरा की हवेली या फिर पाली वालों की हवेली पूछ ले तो कहां पर करोगे? कुलधरा। और कुलधरा कहां पड़ता है? जैसलमेर। तो आप लिखना कुलधरा ओब्लिक पाली वालों की हवेली। कहां पर स्थित है ये हवेलियां? जैसलमेर में। ठीक है। लिख लिया सबने? तो जैसलमेर में आपने कौन कौन सी हवेलियां पढ़ी है? सबसे पहली पटुओं की हवेली। निर्माता कौन है? गुमानचंद बापना। अगली सालिम सिंह की हवेली। निर्माता जैसलमेर के एक दीवान हुए, क्या नाम उनका? सालिम सिंह। इनके बाद कौन सी पड़ी? नथमल की हवेली। इसके शिल्पकार दो भाई थे, हाथी और लालू। और अगली हवेली कुलधरा की हवेली बोल लो या फिर पाली वालों की हवेली। कहाँ स्थित है? कुलधरा गांव में। और कुलधरा गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। अगली हवेली आप लिखना जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां पता है आपको? जैसे जैसलमेर में एक आपको पटुओं की हवेली पता था, वैसे जोधपुर में कौन सी हवेली पता है? इसमें कोई सी नहीं पता? चलो मैं लिखता हूँ एक एक नाम। पोखरण कहाँ पड़ता है? लेकिन अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले पोखरण हवेली कहाँ स्थित है, आंसर क्या करना है? जोधपुर। लिखो पहली हवेली। और निर्माता सिर्फ जो आपने ऊपर के लिखे ना दो तीन, उन्हीं के याद रखने, जैसे पटुओं की हवेली हो गई, सालिम सिंह की। वैसे मेन पटुओं की हवेली है, बाकी के तो आपको सालिम सिंह में तो नाम ही पता है, सालिम सिंह है निर्माता। और बाकी की जो आप हवेलियां पढ़ोगे उनमें सीधा सा आपको यही ध्यान रखना है हवेली का नाम और हवेली कहाँ स्थित है। सिर्फ दो पॉइंट आपको याद रखना। पहली कौन सी पढ़ी आपने? पोखरण हवेली। आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो इसको काफी अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि जैसे पोखरण नाम आएगा अधिकतर स्टूडेंट यही करेंगे कि यार, जैसे जिनको नहीं पता पोखरण हवेली कहाँ है तो देखेंगे यार पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, तो ये हवेली भी कहाँ होगी? जैसलमेर। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसका। और आंसर एग्जैक्ट सही आंसर क्या आएगा इसका? जोधपुर। ठीक है। पोखरण हवेली कहाँ है? जोधपुर। अगली एक और महत्वपूर्ण हवेली पुष्य या पुष्प हवेली। लिखो। वैसे वास्तविक नाम इस हवेली का पुष्य हवेली है। हाँ।
नक्षत्र, जैसे हिंदू धर्म में जब आप देखते हो तो नक्षत्रों की बातें की जाती है, नहीं पता नक्षत्र भी? कभी सुना नहीं क्या नक्षत्रों के बारे में? सुना हुआ है ना, जैसे राहु केतु और इनकी आप बातें करते हो, तो वैसे ही एक नक्षत्र होता है जिसका क्या नाम है? पुष्य नक्षत्र। तो इस हवेली का निर्माण सिर्फ एक ही नक्षत्र में किया गया और उस नक्षत्र का क्या नाम था? पुष्य नक्षत्र। इसी कारण इस हवेली का नाम भी क्या पड़ गया? पुष्य हवेली। और इस जो ये पुष्य नक्षत्र ये साल में सिर्फ 13 बार आता है, तो इसका मतलब इस हवेली का काम एक साल में कितनी बार हुआ है? 13 बार। और इस हवेली को बनने में 21 साल लग गए थे, क्योंकि सिर्फ एक ही नक्षत्र में बनाना था। और ये नक्षत्र एक साल में कितनी बार आता है? 13 बार। मतलब एक साल में कितनी बार काम चला सकते हैं? सिर्फ 13 बार। ऐसे ऐसे करके इस हवेली का निर्माण कितने वर्षों में हुआ? 21 वर्षों में। तो इस हवेली, जो ये पुष्य हवेली लिखी ना, इसके आगे लिखना, इस हवेली का निर्माण, इस हवेली का निर्माण पुष्य नक्षत्र में, इस हवेली का निर्माण पुष्य नक्षत्र में ही किया गया था। आगे बात समझ में पुष्य हवेली की। इनके बाद 2-3 हवेली जिनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। क्या नाम लिखा है? बड़े मियाँ की हवेली। छोटे मियाँ की भी कहीं ना कहीं तो होगी सही। अगली हवेली लिखना, 25 हवेली। और अगली हवेली का नाम लिखना राखी हवेली। तो जोधपुर राज्य की, सॉरी जोधपुर की कौन कौन सी हवेलियां हो गई? महत्वपूर्ण। सबसे पहले पोखरण हवेली, अगली महत्वपूर्ण पुष्य हवेली, और अगली बड़े मियाँ की हवेली, उसके आगे 25 हवेली, और सबसे लास्ट में राखी हवेली। ठीक है। लिख लिए जोधपुर की 5 हवेलियों के नाम। लिख लिए। जोधपुर में आपने कौन कौन सी हवेलियां पढ़ी? सबसे पहली पोखरण हवेली, पुष्य हवेली, जो किस नक्षत्र में निर्माण हुआ उसका? सिर्फ पुष्य नक्षत्र में निर्माण हुआ। अगली 25 हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, और एक राखी हवेली। अगला जिला लिखना, बीकानेर। बीकानेर में सबसे पहली हवेली का नाम लिखना, बच्छावतों की हवेली। इसके जो निर्माता थे उनका नाम है कर्ण सिंह बच्छावत। बीकानेर की जो आप 3-4 हवेलियों के नाम लिखोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब तीनों चारों हवेलियों के नाम लिखे हुए थे कि ये हवेलियां कहाँ स्थित है। लिख लिया बच्चावतों की हवेली। अगली लिखना रामपुरिया हवेली। अगला लिखना, सिर्फ इनके नाम ही लिखने हैं आपको, मोहता हवेली। और अगला मुंदड़ा हवेली।
बच्चावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, मुंदड़ा हवेली और एक मोहता हवेली। ये सारी कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर की जितनी भी हवेलियां, इनका निर्माण किया गया लाल पत्थर से। लिखो अगली लाइन, क्या हुआ? अरे छेड़ो मत इसको, काम बिगड़ जाएगा नहीं तो। लिख लिए चारों हवेलियों के नाम? क्या? मुंदड़ा हवेली है। ये तो मोहता, थर्ड वाला है मोहता हवेली और चौथा है मुंदड़ा हवेली। इसमें एक लाइन लिखना लास्ट में, बीकानेर की हवेलियां, बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है। एक आपने बीकानेर का दुर्ग भी पढ़ा था, क्या नाम था उसका? लालगढ़। लालगढ़ मैंने बताया था क्यों रखा है, क्योंकि लाल पत्थर से उसका निर्माण हुआ है, तो उस एरिया में लाल पत्थर मिलेगा, इसी कारण लाल पत्थर से निर्माण हुआ होगा। वैसे ही जैसलमेर की जो आपने हवेलियां पढ़ी, इनका निर्माण हुआ है पीले पत्थर से। ठीक है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। लिख लिया सबने? जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां पड़ी? बच्छावतों की हवेली, सॉरी बीकानेर में, बीकानेर में कौन कौन सी पड़ी? बच्छावतों की हवेली, निर्माता कर्ण सिंह बच्छावत, अगली रामपुरिया हवेली, अगली मोहता हवेली, अगली गजनेर पैलेस कहाँ है? कल पढ़ा था ना, बीकानेर में। ठीक है, इनको याद रखना, ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं। अगली लिख लो, अजमेर में एक एक ही हवेली है जिसका नाम लिख लो आप पहले। अजमेर में जो हवेली उसका नाम है बादशाह की, या फिर बादशाह हवेली भी आप लिख सकते हो। अजमेर में जो हवेली उसका क्या नाम है? बादशाह की हवेली। और इस हवेली के लिए कहा जाता है, इस हवेली का निर्माण करने के लिए जो परमिशन, जो अनुमति वो किससे ली गई थी? अकबर से। तो बादशाह हवेली या बादशाह की हवेली कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसके बाद टोंक की एक इमारत आपने कल भी पढ़ी थी, यहां पे भी लिख लो, सुनहरी कोठी। ये जो ये तस्वीर है ना, ये सुनहरी कोठी की। तो कल आप देख के नहीं आए थे, तो मैंने सोचा आज दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना नाम, सुनहरी कोठी। क्या? अच्छा गेट खोले, अगली फोटो में खोल दिया ना, गेट ही गायब कर दिया। लिख लिया? तो सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। ठीक है, इसके बाद कल एक उदयपुर में आपने नाम लिखा था, जहां पे सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, क्या नाम पड़ा था? ठीक है, तो एक और वापस लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख लो बागौर हवेली। हाँ उदयपुर में ही है। हाँ अजमेर की सिर्फ एक ही लिखनी है आपको, बादशाह हवेली, और फिर अगली टोंक की लिख लो आप सुनहरी कोठी, अगली उदयपुर की लिख लो क्या नाम? बागौर हवेली। जैसे आपने जैसलमेर में एक सालिम सिंह की हवेली पढ़ी, वैसे ही एक सालिम सिंह की हवेली एक और है राजस्थान में, झालावाड़ में। ठीक है, तो अगली जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना झालावाड़। और झालावाड़ में कौन सी हवेली बताई?
लिख लेना सालिम सिंह की हवेली। झालावाड़ में लिखना सालिम सिंह की हवेली। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। अगला टॉपिक तो काफी छोटा है, इस वजह 5 या 10 मिनट का है। लिख लीजिए। इनके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना जयपुर। जयपुर की भी काफी महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। सबसे पहली हवेली लिखना पुरोहित जी की हवेली। सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। मैं नाम लिख रहा हूं और आप भी ऐसे ऐसे नाम उतारते जाओ, ठीक है? क्या तो आप जयपुर में कहाँ हो? दूधू में गए आप तो? अच्छा, जयपुर में ही हो क्या? अच्छा, फिर ठीक है। अगली कौन सी है? नाटानियों की हवेली। अगली रत्नाकर पुंडरीक की हवेली। अगली हवेली का नाम लिखना सलीम मंजिल हवेली। जोधपुर में आपने कौन से मियाँ पढ़े थे? यहाँ पे कौन से मियाँ है? एक और लिखना, आपने एक धावाई कुंड पढ़ा था या बावड़ी, कहाँ पढ़ी थी? बूंदी में। और अगर हवेली पूछ ले तो कहाँ लिखना है? जयपुर। तो ये 5-6 जयपुर की हवेलियां, इनके नाम लिख लो। सबसे पहले कौन सा? नाटानियों की हवेली। लिख लो। सबसे पहले पुरोहित जी की हवेली लिखो। सबसे पहले देखो पुरोहित जी की हवेली लिख लिया। सेकंड लिख लो नाटानियों की हवेली। लिख लिया नाटानियों की हवेली। थर्ड लिखना रत्नाकर पुंडरिक की हवेली। ये वाला सलीम मंजिल। अगला 4th नंबर पे है सलीम मंजिल हवेली। वैसे मंजिल का मतलब भी यही होता है। सलीम मंजिल हवेली लिखना। अगली प्यारे मियाँ की हवेली। और लास्ट में धावाई जी की हवेली। लिख लिया सबने जयपुर की हवेलियां? हाँ, लिख लो आराम। लिख लिया जयपुर की सारी हवेलियां? इसके बाद आप लिखना शेखावाटी की हवेलियां, जो सबसे महत्वपूर्ण और जहां से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। लिखो शेखावाटी की हवेलियां। एक व्यक्ति का आपको नाम याद रखना इसमें। नादिन ला प्रिंस। पढ़ा हुआ है क्या नाम कभी? अभी अभी पढ़ा है? चलो अच्छी बात है, पढ़ तो लिया। तो शेखावाटी की जो हवेलियां थी उनको संरक्षण किसने प्रदान किया? नादिन ला
प्रिंस ने। वैसे शेखावाटी के बारे में आप जब चित्रकला पढ़ते हो तो वहां पे और ज्यादा इस चीज में डिस्कस चलता है। लेकिन यहाँ पे आप लिखना शेखावाटी की हवेलियां, हेडिंग सबने डाल दी। अगली लाइन में इनका नाम लिखना, नादिन ला प्रिंस ने, नादिन ला प्रिंस ने शेखावाटी, नादिन ला प्रिंस ने शेखावाटी की हवेलियों को संरक्षण प्रदान किया। मतलब शेखावाटी की जो हवेलियां थी, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, उनके संरक्षण के लिए प्रयास किस व्यक्ति ने किया है? नादिन ला प्रिंस ने। नाम याद रखना इनका, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लिख लिया? कहां तक लिखा आपने? शेखावाटी की हवेलियों को नादिन ला प्रिंस ने संरक्षण प्रदान किया। और एक बात मैंने आपको बताई थी, शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध किस लिए है? अपने भित्ति चित्रण के लिए। लिखना इस अगली लाइन में यही बात, शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियां अपने, शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रण हेतु, शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। लिख लिया सबने? तो शेखावाटी की हवेलियों के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, नादिन ला प्रिंस, जिन्होंने शेखावाटी की हवेलियों को संरक्षण करने के लिए प्रयास किया। अगला, जो शेखावाटी की हवेलियां मुख्य रूप से प्रसिद्ध किस लिए है? भित्ति चित्रों के लिए। और इसी कारण शेखावाटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। लिखना इसमें, लिखो, शेखावाटी को ओपन आर्ट, हार्ट नहीं है, आर्ट है ये, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। लिख लिया सबने? ओपन आर्ट गैलरी कहने का कारण क्या है? गैलरी का मतलब क्या होता है? कि जो आपके मोबाइल में होता है गैलरी, वही। और ऊपर आगे क्या लिखा हुआ है? आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। और ओपन का मतलब खुली। मतलब जैसे कोई भी आर्ट गैलरी होती है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें अलग अलग किसी व्यक्ति ने कोई चित्र बनाया तो वो रख देते हैं और वो देखते रहो आप। जैसे क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं भी नाम। तो जैसे म्यूजियम होता है, म्यूजियम में बहुत सारी वस्तुएं पड़ी होती है, तो बस आप उनको देख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार आर्ट गैलरी क्या होती है कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो भी कलाकारी की जाती है, मुख्य रूप से चित्रकारी या कोई और कार्य जैसे कशीदाकारी हो गया, तो उन्हें देखने के लिए एक हॉल बना दिया जाता है। लेकिन जो शेखावाटी है वहां पे इतनी कलाकारी की हुई है, और मुख्य रूप से प्रसिद्ध किस लिए? अपनी भित्ति चित्रों के लिए। और जितने भी महल है वो सब ऐसे खुले हैं, इस कारण इस शेखावाटी को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। याद रखना इस बात को, ठीक है? अब शेखावाटी की 5-7 जो महत्वपूर्ण हवेलियां हैं उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले महनसर एक जगह पड़ती है, कहां पर? झुंझुनू में। यहां पर एक हवेली है जिसका नाम है तोलाराम जी का कमरा, जिसे कहा जाता है सोने चांदी की दुकान। लिखो, फटाफट से लिखो। महनसर एक स्थान पड़ता है झुंझुनू में, और वहां पर एक महत्वपूर्ण हवेली जिसका क्या नाम है? तोलाराम जी का कमरा। और किस नाम से जानी जाती है? सोने चांदी की दुकान। क्या? ये किसी व्यक्ति का नाम है।
हाँ, ये कहने को कमरे ही है। एक कमरा बताता हूँ अभी आपको। ये कमरा है, एक आप पढ़ोगे माल जी का कमरा पढ़ोगे तो ये कमरा है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक हवेली है जिसका क्या नाम है, तोलाराम जी का कमरा। अब वो फोटो मुझे मिली नहीं, इस वजह से मैं नहीं ले पाया है, ठीक है। तो लिख लिया आपने नाम है। अब मैंने ही नहीं देखी तो मैं कैसे बना के दिखाऊं, जब मैं देख के आऊंगा तब बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली महनसर में कौन सी हवेली पढ़ी आपने, तोलाराम जी का कमरा, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, सोने चांदी की दुकान। अगला लिखना नवलगढ़, कहां पड़ता है नवलगढ़, उदयपुर में पड़ता है। कौन देख के आ गया उदयपुर में, झुंझुनू में पड़ता है नवलगढ़। नवलगढ़ की दो तीन प्रमुख हवेलियों के नाम लिखना। एक हवेली का नाम है भक्तों की हवेली, सेकंड हवेली का नाम लिखना पोद्दार हवेली, अगली लिखना जालान हवेली। तो नवलगढ़ में तीन हवेलियां कौन कौन सी, भक्तों की हवेली, पोद्दार हवेली और कौन सी, जालान हवेली। जालान, जालान हवेली। लिख लिया सबने, लिखो जल्दी से लिखो। ये बस सीधे से आपको रटने ही है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। भक्तों की हवेली पूछेंगे नवलगढ़ आंसर करना है, पोद्दार की हवेली पूछ लेंगे नवलगढ़ आंसर करना है, और तोलाराम जी का कमरा पूछ ले तो महनसर, ठीक है। और जो नवलगढ़ है इसे कहा जाता है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। क्या कहा जाता है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। नवलगढ़ का एक और उपनाम लिख लेना, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। लिख लिया, नहीं लिखा भी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। लिख लिया, इनके बाद अगली लिखना झुंझुनू। तो मुख्य जो मेन झुंझुनू जो पड़ता है उसमें कौन कौन सी हवेलियां हैं, दो तीन नाम लिखना, ये एग्जाम में पूछी हुई है। तीबड़े वाला की हवेली, लिखो। अगली लिखना खेतड़ी महल। हाँ, टीबड़े वालों की या टीबड़े वाला की हवेली। और अगला नाम क्या लिखा है मैंने, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, खेतड़ी के एक महाराजा थे जिनका नाम था भोपाल सिंह। खेतड़ी महल आगे ब्रैकेट में लिख लेना, निर्माता भोपाल सिंह, खेतड़ी के महाराजा थे ये। हाँ, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह। लिख लिया सबने।
और जो खेतड़ी महल है इसे कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल। अच्छा, शायद उसकी फोटो अपलोड नहीं करी है। हाँ, ये देख लो, ये कौन सा महल है? खेतड़ी महल। किस नाम से जाना जाता है इसे? शेखावाटी का हवा महल। लिख लेना। शेखावाटी का हवा महल लिख लिया क्या? हाँ, झुंझुनू खेतड़ी लिख लिया सबने। इसके बाद लिखना है ईसरदास मोदी की हवेली। हाँ, झुंझुनू में। लिख लिया झुंझुनू में। ईसरदास मोदी की हवेली। हाँ, झुंझुनू में लिख रहा है। पीएम का लिखा है, ज्यादा दिख रहा है क्या तुम्हें? लिख लिया। लिखो फटाफट से। इनके बाद एक अगली हवेली का नाम लिखना जो कि पड़ती है आपके श्री माधोपुर में। और श्री माधोपुर कहाँ पड़ता है? किसकी आंखें खराब हो गई? लिखा हुआ क्या है? श्री माधोपुर। कहाँ पड़ता है ये? सीकर में पड़ता है। यहाँ पर एक हवेली है जिसका नाम लिखना पंसारी की हवेली। लिख लो फटाफट से। श्री माधोपुर सीकर कौन सी हवेली है यहाँ पर? पंसारी की हवेली। अगला लिखना सुजानगढ़। सुजानगढ़ जो कि कहाँ पड़ता है? चूरू में। इसके भी जिले की घोषणा हुई थी आचार संहिता से जस्ट पहले। मतलब सुजानगढ़ भी एक जिला बनने वाला था, ये फिर वापस कैंसिल हो गया। तो सुजानगढ़ में एक हवेली जिसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, दानचंद चोपड़ा की हवेली। लिख लो, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ में। दानचंद चोपड़ा की हवेली, सुजानगढ़। ठीक है, लिख लिया। व्यक्ति का नाम ही चोपड़ा जी। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ में। ठीक है, इसके बाद चूरू में 3-4 महत्वपूर्ण हवेलियां हैं जिनके नाम लिखना। सुराणों की हवेली, चार चौक की हवेली, एक लिखना मंत्री जी की
हवेली, और एक जो आपको कमरा दिखाया था, किनका था? माल जी का कमरा। चूरू में, हाँ, सुराणों की हवेली। सबसे पहली है सुराणों की हवेली, अगली चार चौक की हवेली, तीसरी मंत्री जी की, और लास्ट माल जी का कमरा। लिख लिया सबने? ये लिख लिए क्या चारों नाम चूरू के? लिख लो, फटाफट लिखो। चेंज कर दो? अच्छा, टीप लोगे? एग्जाम में भी टीपोगे क्या? देख लेना, मौका मिल जाए तो। ये आपको कमरा दिखा है, ये किनका कमरा है? माल जी का कमरा। इस कमरे में काफी कमरे होंगे। और ये सुजानगढ़ में एक आपने नाम लिखा ना, क्या नाम लिखा था? दानचंद चोपड़ा की हवेली, वो हवेली ये है। दानचंद चोपड़ा की हवेली, लिख लिया। इनके बाद एक लिखना मंडावा। मंडावा ये भी पड़ता है झुंझुनू में। इसमें दो हवेलियों के नाम लिखना। एक हवेली का नाम है रामनाथ गोयनका हवेली। दूसरी हवेली का नाम लिखना सागरमल लाडिया हवेली। ये दोनों हवेलियां कहां पड़ती है? मंडावा में। ये दोनों हवेली लिखो। नहीं, हाँ, मंडावा झुंझुनू में। लिख लिया सबने? तो टोटल कितनी हवेलियां पढ़ी आपने? गिनो, इनको काउंट करो। टोटल शुरू से अभी तक 15 एक तो हो गई होगी मेरे हिसाब से, या ज्यादा ही होगी। 15 हो गई है ना? अच्छा, ऐसे अलग और होगी, ठीक है, चलो। तो ये आपकी राजस्थान की महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। इनके अलावा और भी हवेलियां हैं। शेखावाटी जो बेल्ट है ना, इसमें और भी हवेलियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही हवेलियां, इनके नाम अच्छे से आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके बाद एक छोटा सा टॉपिक लिखना, प्रमुख मीनारे। प्रमुख, राजस्थान की प्रमुख छोटा टॉपिक, इसमें 5-7 नाम लिखने बस आपको। हाँ, प्रमुख, राजस्थान की प्रमुख मीनारें। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मीनार का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। दीवारें। मीनार का मतलब होता है स्तंभ। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मीनार है राजस्थान में? तो सबसे पहली मीनार का नाम लिखना विजय स्तंभ। कहाँ है राजस्थान में? बयाना में नहीं लिखा है मैंने। इस जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, इससे पहले ही राजस्थान में एक और जगह विजय स्तंभ बन चुका था, लेकिन विजय स्तंभ
के नाम से सिर्फ एक ही चीज आपके, एक चित्तौड़ का ही विजय स्तंभ माइंड में आता है। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या पता है आपको? सबसे पहली बात, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। निर्माण, वास्तुकार, इसके जो शिल्पकार थे, मंडन, चेता, नाथा, ठीक है, ये थे। और निर्माण कब करवाया गया? 1440 से 1448 के बीच में। विष्णु ध्वज मूर्ति कला का विश्वकोश, इस तरीके से इसके नाम है। और राजस्थान पुलिस का जो राजस्थान पुलिस के लोगों में भी इसे शामिल किया है। आपकी जो टेक्स्ट बुक, जो गवर्नमेंट स्कूल की जो किताबें चलती है, उसमें भी इसका लोगो है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपने पढ़ी हुई है। विजय स्तंभ लिखा, इसके आगे सिर्फ एक ही बात आपको लिखना, निर्माता राणा कुंभा लिखो, क्यों? बाकी सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। अगली लिखना, अगला नाम लिखना जैन कीर्ति स्तंभ। ये भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और ये किनको समर्पित है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम है, हाँ, ऋषभदेव आदिनाथ भी जिन्हें कहा जाता है, तो इनको समर्पित है जैन कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ के आगे लिखना सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में स्थित, और किन्हें समर्पित है ये? प्रथम जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है? आदिनाथ। और जो विजय स्तंभ बना ना, इससे पूर्व ही इसका निर्माण हो चुका है। इसका विजय स्तंभ का निर्माण तो 15वीं सदी में हुआ, 1448 में। ठीक है, और जो जैन कीर्ति स्तंभ, इसका 12वीं शताब्दी में निर्माण हो चुका था। और जैन विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला। और जो जैन कीर्ति स्तंभ है, 7 मंजिला इमारत है। लिख लिया? सिर्फ यही लिखना है, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और किसको समर्पित है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। सिर्फ ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। लिख लिया सबने? सिर्फ ये 2 पॉइंट ही तो लिखने हैं, चित्तौड़गढ़ और आदिनाथ। पढ़ा था कहीं नाम ये? कहाँ पढ़ा था? याद करो। किसकी छतरी है? ईश्वरी सिंह की। इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है सरगासूली। किनकी छतरी बताई थी यहाँ पर? ईश्वरी सिंह की। जो ईसर लाट है, ये भी एक तरह से विजय स्तंभ ही है। विजय, सबसे पहली बात, विजय स्तंभ का मतलब क्या होता है? कोई भी महाराजा युद्ध किया करते थे और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, तो उस युद्ध की याद में एक स्तंभ बना लेते थे, जिसी का क्या नाम हो जाता था? विजय स्तंभ। वैसे ही महाराजा ईश्वरी सिंह जो जयपुर के महाराजा हुए थे, उन्होंने मराठों से युद्ध किया और मराठों से जीत की उपलक्ष्य में एक स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसका क्या नाम था? ईसर लाट, या उसे क्या कहा जाता है? सरगासूली। और जब ईश्वरी सिंह बाद में जब मराठों से परेशान हो गए थे, तो इसी के ऊपर चढ़कर जंप मार लिया था। और इसी कारण इनकी जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? ईसर लाट के पास में। ठीक है, ईसर लाट सरगासूली। इसमें लिखना, जयपुर के ईश्वरी सिंह ने जयपुर के ईश्वरी सिंह ने मराठों से विजय के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण करवाया। अब कभी जयपुर जाओ तो देख के आना है। विजय के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण
करवाया। समझ गए बात। और एक चीज और ये ध्यान रख लेना, जिसने इसका निर्माण करवाया किसी से कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, लिख लिया सबने। इनके बाद एक स्तूप का नाम लिखना। क्या नाम है? धर्म स्तूप। सीधा सा आपको यही याद रखना है कि कहां पर स्थित है ये, चूरू में। धर्म स्तूप कहां स्थित है? चूरू में। एक स्तंभ है जिसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 में कोई एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा हुआ है, वीरों के स्मारक स्तंभ। एक गांव पड़ता है बचुड़ला, ये पड़ता है आपके प्रतापगढ़ में। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? बचुड़ला। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा था 2016 में, कोई जेईएन का ऐसा कोई एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा था वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है, और आंसर में सिर्फ यही लिखा हुआ था, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ था, इस स्थान का ही नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो लिख लो, वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? बचुड़ला गांव में। ठीक है, इनके बाद एक घंटाघर का नाम याद रखना। हाँ, क्या, कौन सा? ऐसे घंटाघर सब जगह, टोंक में भी है, कोटा में भी मिल जाएगा, लेकिन जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है शाही घंटाघर, इसे कहा जाता है निहाल टावर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? निहाल टावर। ये कहाँ स्थित है? आपके धौलपुर। वैसे शाही घंटाघर होते क्या थे, एक चौराहा होता था, उसके ऊपर एक स्तंभ का निर्माण करवा दिया और बड़ी सी घड़ी लगा देते थे। लेकिन जिसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है निहाल टावर, कहाँ स्थित है वो? धौलपुर में। धौलपुर के एक महाराजा हुए थे निहाल सिंह, उन्हीं ने इस घंटाघर का निर्माण करवाया, इसी कारण इसे और किस नाम से जाना जाता है? निहाल टावर। लिख लो, लिख लिए ये। और इसके अलावा राजस्थान में, जैसे आपने कल मुस्लिम संप्रदाय की कुछ महत्वपूर्ण स्थल पढ़े थे, जैसे मस्जिद आपने पढ़ी थी, वैसे ही राजस्थान में 2 गुरुद्वारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लिख लिया सबने। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद राजस्थान में सिखों के 2 प्रमुख स्थल हैं। क्या नाम है? बुढ़ा जोहड़। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले, आंसर क्या करना है? बुढ़ा जोहड़। कहां पड़ता है ये? श्री गंगानगर में। लिख लो फटाफट से, या तो यहीं पे लिख लो, अगर जैसे कल आपने मस्जिदें पढ़ी थी ना, वहां अगर स्पेस हो तो लिख लेना सिखों के प्रमुख स्थल, तो वहां पे सिर्फ 2 ही नाम लिखने, एक तो बुढ़ा जोड़ जो कि कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? श्री गंगानगर में। क्या? बुड्ढा जोहड़ एक गुरुद्वारा है ये। गुरुद्वारा कहां पड़ता है? श्री गंगानगर में। लिख लिया। इनके बाद एक और गुरुद्वारा जिसका नाम लिखना। लिख लिया। एक अगला गुरुद्वारा जिसका नाम लिखना शेर शिकारा गुरुद्वारा, इसके बारे में कहा जाता है। लिख लिया, पहले नाम लिख लो सब। तो
शेर शिकारा गुरुद्वारा, इसके बारे में कहा जाता है जो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के धर्म गुरु थे, वो जब ग्वालियर से वापस जा रहे थे तो इस स्थान पर मचकुंड, जो कि कहाँ पड़ता है, धौलपुर में, यहीं पर एक शेर का शिकार इन्होंने किया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे का नाम क्या हो गया, शेर शिकारा गुरुद्वारा, जो कि कहाँ पड़ता है, मचकुंड, और मचकुंड कहाँ पड़ता है, धौलपुर। एक आपने पढ़ा होगा तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, मैंने कब बताया, पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा अगर पूछ ले तो आंसर क्या करना है, पुष्कर। अगर पूछ ले तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है तो क्या करोगे, मचकुंड, या मचकुंड के आगे कोष्टक में लिख लेना। हाँ, मामा कहाँ है, पुष्कर में, और भांजा कहाँ पर है, मचकुंड में। और ऐसे तो राजस्थान में और भी गुरुद्वारे हैं, लेकिन जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं वो मुख्य रूप से ये दोनों ही गुरुद्वारे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, या राजस्थान में सिखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी पूछ ले तो भी ऊपर वाला करना आंसर, कौन सा, बुड्ढा जोड़। कहाँ पड़ता है, गंगानगर, श्री गंगानगर में। ठीक है, अगला क्या नाम लिखा है, शेर शिकारा गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है, मचकुंड, और मचकुंड कहाँ पड़ता है, धौलपुर में। और मचकुंड का एक और नाम आपने क्या पढ़ा, तीर्थों का भांजा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आपके, ठीक है।